मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारा जो पेपर चल रहा था 6th पेपर अर्बन ज्योग्राफी, जिसमें हमने कल 10 प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर लिया था। मैंने पहले बताया कि ये 2021 के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले 3 सालों के प्रश्नों का विश्लेषण कर बनाए गए हैं। हालांकि पिछले 3 सालों कि जो पेपर है वो भी मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप पर डालूंगा, तो उनका भी आप विश्लेषण कर पार्ट सी वाला जो क्वेश्चन है वो आप स्वयं तैयार करें। और इसके अलावा 5-4 प्रश्न और लेके आया हूँ, उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे कि नगरीय अधिवासियों की क्या क्या समस्याएं हैं, या अन्य प्रकार के जो प्रश्न हैं उन पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो यानी नगरीकरण से क्या तात्पर्य, उनका हम डिस्कस कर चुके थे। इसी से रिलेटेड है नगरीय अधिवासियों की समस्याएं पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, वैसे देखें तो नगरीयकरण मनुष्य की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीकरण की तरफ रोजगार की तलाश में लोग आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी उसमें करना पड़ता है। उन्हीं समस्याओं पर अपने डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे नगरीकरण का विस्तार होगा तो सबसे बड़ी समस्या मिलेगी जनघनत्व। तो जनघनत्व जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, यानी वहां की जल व्यवस्था पर, वहां की परिवहन व्यवस्था पर और दबाव बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, जिसके कारण जो नगरों के अंदर जो आवास है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, संकुचित होना प्रारंभ हो जाएगी। परिवहन व्यवस्था यानी वहां कंजेस्टेड हो जाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या आती है जल घनत्व बढ़ता है, और जल घनत्व बढ़ता है तो नगर की जो यानी मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें धीरे धीरे ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी, यदि हम नगरीकरण की समस्याओं की तरफ देखना चाहें तो अपराधों का बढ़ता ग्राफ, यानी दूसरी क्या है, अपराधों का बढ़ता ग्राफ। जैसे जैसे नगर के अंदर जनसंख्या बढ़ेगी और रोजगार की तलाश में लोग आएंगे, और उसके बाद कई प्रकार के साइबर अपराध, जैसे यानी मानवीय संवेदनाएं हीनता की तरफ चलने लग जाती है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर साइबर अपराध के दृष्टिकोण से देखता है, उनके वो संवेदनाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। चाहे वो यानी पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए वो क्या करता है, साइबर अपराध की घटनाओं को न्योता देता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक समरसता रहती है, नगरीय क्षेत्रों में जब आते हैं उनमें भी ह्रास देखने को मिलता है। मानवीय संवेदनाएं तार तार होना प्रारंभ हो जाती है। साइबर अपराध के साथ साथ यानी कई अन्य वेश्यावृत्ति है या कई अन्य प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। तो मनुष्य की संवेदनहीनता, यानी नगरों में जैसे जैसे जनघनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे उनके अंदर ये साइबर अपराध और अन्य आपराधिक घटनाएं मुख्य रूप से क्या है, बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो नगरीकरण की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यानी अपराधों की संख्या में बढ़ती, चाहे वो साइबर अपराध हो या अन्य किसी प्रकार के अपराध जाने अनजाने में करते हैं। कुछ तो शिक्षित लोग भी अपने निजी स्वार्थ के लिए साइबर अपराध को न्योता देते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अपना दृष्टिकोण चेंज करें, अपना व्यापक दृष्टिकोण उसके अंदर अपनाएं। थर्ड, अपना देखते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या के अंदर यानी वृद्धि होगी, आदिवासियों का आकार संकुचित होना चला जाएगा, यानी आदिवासियों के आकार सिमटना प्रारंभ हो जाता है, जिसमें वहां शुद्ध हवा की समस्या खड़ी हो जाती है, पेयजल की समस्या उसके अंदर नगरीकरण के कारण प्रमुख रूप से क्या है, देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो उपभोक्ता वस्तुओं का जो मूल्य है, जैसे जैसे नगरीय विस्तार होगा नगर के अंदर यानी जो वस्तुओं के मूल्य हैं
वो धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक जाम रहता है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है, तो उसमें फिर क्या है, यानी ये समस्याएं, कालाबाजारी की समस्या भी नगरीकरण के नगरीय क्षेत्रों के अधिवासियों की प्रमुख समस्याओं के अंदर आ जाती है। इसके अलावा यदि हम देखें सामाजिक और आर्थिक विषमता, यानी कुछ तो यानी हायर सोसाइटी के यानी क्षेत्र बन जाते हैं, कुछ लोअर सोसाइटी के, और उसकी वजह से मलिन बस्तियों या झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का निर्माण होने लग जाता है, और ये समाज में असमानता है वो धीरे धीरे विकसित होना प्रारंभ हो जाती है, यानी नगरीय अधिवासियों की समस्याओं के अंदर। इसके अलावा यदि हम देखें खाद्य पदार्थों में मिलावट, यानी चाहे वो खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट होना प्रारंभ हो जाती है, तो ये भी समस्या प्रमुख रूप से क्या है, नगरीय अधिवासियों के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो नगरीय अधिवासियों में जनघनत्व के अंदर वृद्धि होगी, अपराधों साइबर अपराधों के अंदर मुख्य रूप से क्या है, इसकी वृद्धि। इसके अलावा आवास है वो संकुचित होने लग जाएंगे, और गलियां हैं वो संकीर्ण होना प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा यदि हम देखें तो सामाजिक आर्थिक विषमता, सामाजिक असहयोग, यानी समाज के अंदर जो मैंने बताया ना समरसता, असहयोग की भावना, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के प्रति जो दृष्टिकोण होता है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उसमें दिन रात का डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके कारण वर्तमान परिदृश्य में देखें तो डिप्रेशन की सबसे बड़ी समस्या उभर के आई है, और आज का विद्यार्थी भी तनाव के अंदर गुजर रहा है, कहीं न कहीं टीचर पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये कहीं न कहीं जो असंवेदनशीलता की जो घटनाएं देखने को मिलती है, नहीं केवल यह निचले स्तर पर, ऊपर स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसका नकारात्मक प्रभाव यानी हमारे बच्चों पर हम देखने को इसकी वजह से ही मिलता है। अब उपग्रह नगर या उपग्रह शहर, साइलेंट टाउन से क्या तात्पर्य है, तो उपग्रह नगर का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उपग्रह नगर क्या है, साइलेंट टाउन क्या है, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि नगरीय भूगोल में पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए यानी कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाला है और इन प्रश्नों को थोड़ा सा सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। तो उपग्रह नगर से क्या तात्पर्य, उस पर भी थोड़ा सा अपने डिस्कस कर लेते हैं कि सैटेलाइट शहर या उपग्रह शहर छोटे नगरपालिका है, यानी जैसे छोटे नगरपालिका क्षेत्र हैं उसको अपने नगरीय भूगोल के अंदर क्या है, उपग्रह नगर कहा जाता है, जो एक प्रमुख शहर से क्या है, प्रमुख रूप से सटे होते हैं। जैसे हम बात करते हैं यानी कोई सिटी हो गया, नोएडा है, नोएडा के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं कई नगरपालिकाएं उसके साथ जुड़ी हुई होती है, तो एक महानगरीय क्षेत्र का मूल होता है। यानी उपग्रह नगर एक नगर होता है और नगर के आसपास छोटे छोटे नगर, छोटी छोटी यानी यूं कहीं नगरपालिका विकसित हो जाती है, और ये जो नगर हैं उपग्रह नगर कहलाते हैं। साइलेंट टाउन के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, जो मुख्य नगर को पोषणता प्रदान करते हैं, उससे यानी माल का यानी आयात भी करते हैं, और कुछ मात्रा में दूध है, सब्जियां हैं और अनाज का निर्यात में इनका सहयोग होता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जो स्टोरेज होते हैं उन स्टोरेज के माध्यम से शहर को इसकी आपूर्ति प्रमुख रूप से होती है। तो इस प्रकार केवल उपनगरों या उपखंडों में विशेष रूप से बेडरूम समुदाय से ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इनकी नगरपालिकाएं क्या होती है, सरकार होती है, जो मुख्य महानगरों से बेसिकली क्या होती है, अलग। महानगरों से इसकी स्थिति अलग देखने को मिलती है, वहां के रहन सहन के अंदर, वहां की व्यवसायिक क्रियाओं के अंदर उसका हालांकि कॉपी होती है, लेकिन फिर भी वो थोड़े से उससे काफी नीचे होते हैं। तो ऐसे नगर उपग्रह नगर कहा जाता है। साइलेंट टाउन यानी एक टाउन है बड़ा, उस टाउन के पास छोटे छोटे नगरपालिका विकसित हो जाती है, और उस नगरपालिकाओं जो उसको पोषणता प्रदान भी करती है, पोषणता उससे लेती है, तो ऐसे नगर उपग्रह नगर के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में नगरीकरण से क्या तात्पर्य है।
तो नगरीकरण पर भी थोड़ा सा प्रभाव डाल देते हैं कि भारत में जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है वैसे वैसे नगरीय क्षेत्रों के अंदर भी, नगरीकरण के अंदर भी विस्तार होता जा रहा है और नगरीय प्रवृत्ति यानी उसके अंदर देखने को मिलती है। उदाहरण में दूं, भारत के अंदर जनगणना के इतिहास 1872 से प्रारंभ हुआ। लॉर्ड मेयो के समय 1981 में दशकीय वर्धित क्रमशः यानी मुख्य रूप से क्या है प्रारंभ हुई और भारत में नगरीय कर्ण के जो आंकड़े हैं वो 1901 से हमें उपलब्ध होते हैं और 1901 के अकॉर्डिंग यदि भारत के अंदर देखें, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति में देखें तो 1901 में भारत के अंदर यानी 257 लाख जनसंख्या नगरों में निवास करती थी और उसमें कुल जनसंख्या थी कितनी भारत की 23.8 करोड़ जनसंख्या। तो इस प्रकार भारत के अंदर 1901 में देखें तो नगरीय जनसंख्या लगभग 10% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। जैसे जैसे क्या हुआ इसके अंदर विस्तार होता गया, नगरीकरण का यानी भी विस्तार हुआ। जैसे 1951 के अंदर भारत में देखें तो लगभग 36.11 करोड़ जनसंख्या थी और वहीं नगरीय जनसंख्या के अंदर भी ये स्थिति है वो प्रमुख रूप से वृद्धि को देखने को मिली और नगरीय जनसंख्या होगी 361 लाख। कितनी 1951 में 361 लाख जनसंख्या हो गई। कब नगरों में 1951 में। तो इस समय यदि ओवरऑल देखें 36.11 करोड़ का 361 लाख देखें तो उसके अंदर लगभग 18% जनसंख्या है वो प्रमुख रूप से क्या है नगरों में निवास करने लगी। तो इस प्रकार और देखिए भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति के अंदर तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। उन वृद्धि के कारणों पर भी हम प्रकाश डालेंगे। उसके बाद हम देखें 1981 के अंदर भारत के अंदर 68.33 करोड़ जनसंख्या थी। 1981 में 68.33 करोड़ जनसंख्या थी और उस 68.33 करोड़ जनसंख्या के अंदर यदि हम देखें तो 683 लाख जनसंख्या प्रमुख रूप से क्या है यानी नगरों के अंदर निवास करने लगी। तो इस प्रकार भारत की कुल जनसंख्या का 1/4 25.72% जनसंख्या प्रमुख रूप से कहाँ निवास करने लगी भाई शहरों में निवास करने लगी। तो देखें और 1901 में 10% थी जो 1951 में बढ़कर 18%, 1981 में बढ़कर यानी 25.27% होगी। उसी प्रकार यदि हम देखें 2001 के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें 2001 के अंदर 27.78% जनसंख्या कहाँ निवास करने लगी नगरों के अंदर निवास करने लगी। उसके बाद 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो 121.6 करोड़ में से यानी प्रतिशत में देखें तो 31.16% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है शहरों में निवास कर रही है। तो इस प्रकार ओवरऑल यदि हम देखें तो नगरीकरण के अंदर द्रुत गति से बढ़ती जा रही है और उसमें यदि हम देखें तो यानी महानगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख है तो 2001 में इन महानगरों की जनसंख्या थी लगभग 23 थी जो 2001 के अंदर जो बढ़कर 2011 में 53 हो गई 10 लाख नगरों की संख्या। तो इस कालावधि में नगरीकरण के अंदर बड़ा द्रुत गति से विस्तार हुआ। इस विस्तार तीव्र नगरीकरण के भी कई कारण थे। तो एक तो क्या है देश में भारी जो संख्या में उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना नगरों में हुई। नंबर 1 तो कारण क्या नगरीकरण का द्रुत गति से बढ़ने का कारण यानी देश के अंदर उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना द्रुत गति से नगरों के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिली। इसके अलावा यदि देखें लोगों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन हो गया। स्वास्थ्य है या शिक्षा चिकित्सा जैसी सुविधाओं की उपलब्धता के कारण शहरी क्षेत्र में रोजगार की तलाश में लोगों का शहरीकरण की तरफ बढ़ा और जिसके कारण नगरीकरण का द्रुत गति से विकास देखने को मिला।
इसके अलावा नए नए नगरों का क्या हुआ, यानी प्रादुर्भाव हुआ, नए नए नगर उत्पन्न हुए, जिसके कारण भी नगरीकरण की प्रवृत्ति देखने को इसके अंदर मिली और वर्तमान नगरों का आकार और आकृति के अंदर विस्तारित होने लग गया। तो ये भी नगरीकरण को की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने वाले कारक। तो इसमें नगरीकरण की प्रवृत्ति और कारक पूछे तो इन 4-5 कारकों को हमें प्रमुख रूप से क्या है, गिना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वृहत नगर, महानगर और नगर के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, क्या डिफरेंस है, उसका भी थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं। तो एक तो आता है नगर। तो नगर, महानगर और वृहत नगर ये बढ़ते क्रम में है। तो नगर बेसिकली यदि भारतीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग देखें तो नगर के अंदर यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो यानी नगर कहलाते हैं और इसके अंदर यानी द्वितीय क्रियाकलापों के अंदर लगे वे लोगों की संख्या अधिक होती है। इसके साथ साथ प्राथमिक क्रियाकलापों के अंदर भी यहाँ लोग मुख्य रूप से देखने को यानी मिलेंगे। कृषि कार्यों में, इसके अलावा विनिर्माण उद्योग के अंदर इस क्षेत्र के अंदर देखने मिलेंगे। तो नगर जिसकी आबादी 1 लाख तक हो वो मुख्य रूप से क्या है, नगर कहलाते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को क्या कहते हैं, महानगर के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा जो वृहत नगर है, जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है वो वृहत महानगर कहलाते हैं। जैसे भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये महानगर वृहत महानगर की श्रेणी के अंदर प्रमुख रूप से आते हैं। तो यानी एक लाइन के अंदर नगर जिसकी जनसंख्या 1 लाख तक हो वो नगर कहलाते हैं, जिसकी जनसंख्या यानी लगभग 10 लाख तक हो वो महानगर कहलाते हैं, और 10 लाख से ऊपर यानी 50 लाख तक जनसंख्या हो, 50 लाख से अधिक हो वो वृहत नगर की श्रेणी में प्रमुख रूप से इसके अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आ गया, मेगापोलिस का कॉन्सेप्ट को समझाइए। तो मेगापोलिस कॉन्सेप्ट क्या है उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी नगरीकरण के अंदर यानी क्लैरिफिकेशन किया था, उसके अंदर यानी ममफोर्ड नामक यानी नगरीय भूगोलवेत्ता वे उन्होंने यानी नगरों को 6 कैटेगरी के अंदर बांटा है, जिसमें यानी सबसे निचली टेरापोलिस है, नेक्रोपोलिस है, उसके बाद टेरापोलिस है, मेगापोलिस, इस प्रकार यानी इसका क्लैरिफिकेशन किया गया है। तो मेगापोलिस है यानी नगरीय विकास की चरम सीमा है, या यूं कहें नगर अपने पूर्णतः परिपक्व अवस्था के अंदर होता है। और इस नगर की यदि हम विशेषता देखना चाहें तो यह नगरीय विकास की कौन सी भाई, चौथी अवस्था के अंदर आता है। कौन सा, मेगापोलिस। तो मेगापोलिस नगरीय विकास की चरम सीमा यानी होती है, और चरम सीमा के बाद यहाँ व्यापार और धन धान्य के अंदर वृद्धि से नगर के मकानों में यानी क्या होती है, यानी जमकर उसके अंदर महंगाई देखने को मिलती है, और नगर की बस्तियां धीरे धीरे गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव कहां से प्रारंभ हो जाता है, मेगापोलिस से प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद लोगों का जीवन नारकीय रूप में धीरे धीरे बदलने लग जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था का प्रसार इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो ये जो अवस्था है मेगापोलिस, नैतिकता का पतन होना प्रारंभ हो जाता है मेगापोलिस की जो अवस्था होती है उसमें। इसके अलावा इसमें शक्ति पूजा आदि बातों का महत्व बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। क्यों, लोग धीरे धीरे यानी आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये जो मेगापोलिस की अवस्था के अंदर कला है, साहित्य है, शिल्प आदि पर धनी वर्ग का आधिपत्य होना प्रारंभ हो जाता है। नौकरशाही धीरे धीरे मेगापोलिस की अवस्था में विकसित होना जाती है, और नगर धीरे धीरे विराट रूप धारण कर लेता है। कौन सी अवस्था में, मेगापोलिस। तो रटने की आवश्यकता नहीं, मेगापोलिस यानी ममफोर्ड के अनुसार नगर की चौथी अवस्था जो चरम अवस्था होती है
और इस अवस्था के अंदर यानी नगर के अंदर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का बोलबाला होता है। इस क्षेत्र के अंदर यानी कई प्रकार की नगर के अंदर गंदी बस्तियों का प्रारंभ हो जाता है। लोगों में नैतिकता का पतन, शक्ति पूजा और जो कला, साहित्य, शिल्प आदि पर बड़े लोगों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। कौन सी? मेगापोलिस अवस्था में, और नगर विराट रूप धारण कर लेता है मेगापोलिस में। अब आता है टेरापोलिस। क्या है भाई? पोलिस की यदि हम बात करते हैं तो इसकी क्या विशेषताएं पाई जाती है? तो वही ममफोर्ड ने नगरीय विकास की जो 5वीं अवस्था है उसको टायरापोलिस के रूप में परिभाषित किया है। तो टायरापोलिस के अंदर यानी मानवीय जीवन के आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंदर सर्वत्र प्राश्रयता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। जीवन की इस अवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि वर्गों के अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। कौन सी अवस्था में? यानी टायरापोलिस अवस्था के अंदर व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में दस्यु और आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। हफ्ता वसूली जैसी घटनाएं इसके अंदर प्रमुख रूप से टायरापोलिस में देखने को मिलती है। इसके अलावा गांव, कस्बों, उपनगरों के समीप वर्ती प्रदेशों का पोषण प्रारंभ हो जाता है। यानी टायरापोलिस का जब विकास हो गया तो उसके आसपास वाले क्षेत्र के अंदर विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? चरम सीमा थी मेगापोलिस, और मेगापोलिस के अंदर ही यानी नगर का पतन होना प्रारंभ हो गया। तो टायरापोलिस में धीरे धीरे नगर के अंदर कई प्रकार के ट्रैफिक की समस्या इसके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा यानी इस क्षेत्र कालाबाजारी है, महंगाई है, इसके अलावा भूमि महंगी होना, ये सारी समस्याएं जिसके कारण नगर का जो विकास तो वो अवरुद्ध हो जाता है। और नगर के बाह्य भाग में जो मार्ग होते हैं या ऐसे स्थान, वहां पर नगर का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो समीपवर्ती जो नगर है, संनगर है, उनका धीरे धीरे विकास होने लग जाता है। ये जो मध्यवर्ती जो नगर होता है टेरापोलिस, उसका धीरे धीरे क्या होता है? पतन होना प्रारंभ हो जाता है। और इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ बढ़ती जाती है। नगर के अंदर अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और आर्थिक सामाजिक दृष्टि से यानी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसमें? टायरापोलिस के अंदर। तो ये तो गया कौन सा? टायरापोलिस। तो मेगापोलिस का अगला जो चरण है, 5वां चरण है, वो ममफोर्ड महोदय ने टायरापोलिस कहा है। ये नगर की विकास की चरम सीमा होती है। इस चरम सीमा के बाद नगर का पतन प्रारंभ हो जाता है और अगली जो अवस्था आती है उसमें नेक्रापोलिस, उसमें नगर है वो यानी वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और समाप्त हो जाता है। तो ये अवस्था कहलाती है कौन सी? यानी टायरापोलिस। अब नगर के विन्यास के प्रकारों को बताइए कि नगर को विन्यास की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, नगर विन्यास का मतलब उत्पत्ति। तो नगरों के अंदर देखिए तो नगर के अंदर विन्यासी अभिप्राय यानी वहां की जो सड़कें हैं उनके जाल या जिसको हम कहते हैं ग्रिड की व्यवस्था के आधार पर नगरों को लगभग 6 से 7 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। तो नगरीय विन्यास पर भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नगरीय विन्यास से क्या तात्पर्य, उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि नगरों के विन्यास का अभिप्राय सड़कों के जाल व उनकी रूपरेखा से है। यानी नगरीय विन्यास से तात्पर्य नगर में सड़कों और उनके जाल की प्रवृत्ति या उन जाल के प्रारूप से ही लिया जाता है। क्या? नगरीय विन्यास या नगरीय। और नगरीय विन्यास के आधार पर नगरों को कई कैटेगरी के अंदर प्रमुख रूप से क्या है? बांटा गया है। इसके अंदर देखना चाहे तो इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी शामिल की जाती है, तो उसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो नंबर 1 आ जाता आयताकार प्रतिरूप। तो आयताकार प्रतिरूप कौन कौन सा आता है? तो आयताकार या जिसको ग्रिड प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। यानी नगर का जो विकास है वो आयत जैसा होता है, ग्रिड जैसा होता है और उसके अंदर नगर का विकास होने प्रारंभ हो जाता है। तो नगर का
ग्रिड या आयताकार प्रतिरूप का यदि भारत में उदाहरण देखना चाहें तो भारत का ली कॉर्बूजियर द्वारा विन्यासित किया गया यानी नगर है कौन सा, चंडीगढ़। इसके अलावा जयपुर का नगर भी आयताकार प्रतिरूप या ग्रिड प्रतिरूप के अंदर है, यानी इसका निर्माण है वो प्रमुख रूप से किया गया है। इसके बाद दूसरा नगर विन्यास देखें तो आयताकार या कर्णवत विन्यास। तो दूसरा अपवा प्रतिरूप कौन सा, आयताकार और या कर्णवत प्रतिरूप। तो इसमें आयत के साथ होना कर्णवत रूप के अंदर यानी नगर का विन्यास होना प्रारंभ हो जाता है, उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। तो वाशिंगटन की जो राजधानी है कौन सी, उसके अंदर देखना चाहें तो इसके अंदर वाशिंगटन के अंदर देखना, वाशिंगटन जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वो इसके अंदर आ जाता है। केंद्र बिंदु या अरीय अपवा यानी केंद्रीय या अरीय अपवा प्रतिरूप का उदाहरण के अंदर यदि हम देखना चाहें तो इसके अंदर प्रमुख रूप से वियना प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाता है। और अरीय अपवा प्रतिरूप के अंदर यदि हम देखें केंद्रीय बिंदु या अरीय विन्यास के अंदर भारत की राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली भी अरीय अपवा प्रतिरूप के यानी अंदर प्रमुख रूप से क्या है, आ जाती है। इसके अलावा सकेंद्रीय अरीय विन्यास जिसमें यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और इसके अंदर मॉस्को आ जाता है सकेंद्रीय अरीय अपवा प्रतिरूप के अंदर। इसके अलावा मिश्रित विन्यास भारत का रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, उसका विन्यास मिश्रित विन्यास आ जाता है। इसके अलावा तारा प्रतिरूप का भी प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो ये हो गया अपना नगरीय विन्यास के प्रकारों को बताइए। तो नगरीय विन्यास के प्रकार के अंदर 5-6 प्रकार है, उनका एक बार पुनः डिस्कस कर लेते हैं। आयताकार या ग्रिड विन्यास जिसमें चंडीगढ़ और जयपुर का उदाहरण आ जाता है। आयताकार या कर्णवत अपवा प्रतिरूप, इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो कर्णवत प्रतिरूप का उदाहरण आ जाता है वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है। इसके अलावा यदि हम देखें केंद्रीय बिंदु या अरीय अपवा प्रतिरूप का उदाहरण देखना चाहें तो इसके अंदर वियना और रूस की राजधानी मॉस्को है वो इसके अंदर आ जाता है। मिश्रित अपवा प्रतिरूप का उदाहरण दें तो रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी इसका उदाहरण देखने को मिलता है। इसके अलावा तारा अपवा प्रतिरूप भी प्रमुख रूप से इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये तो होंगे कौन से अपने यानी आज वाले जो क्वेश्चन हमने किए। इसके अलावा कल जो हमारे प्रश्न रहे थे उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि नगरीकरण का हमने हो गया था बाजार सिद्धांत क्या है, उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि बाजार सिद्धांत बेसिकली क्या है। देखिए नगरीय भूगोलवेता हुए क्रिस्टोलर, और क्रिस्टोलर ने मुख्य रूप से क्या है केंद्र स्थल सिद्धांत दिया था। कौन सा, केंद्र स्थल सिद्धांत। और केंद्र स्थल सिद्धांत के अंदर उन्होंने मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था बाजार का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के आधार पर क्या है केंद्र के जो स्थल होते हैं उन स्थलों को अपने से यानी व्यवस्था करने के लिए ग्रिड जाल बनता है जिसमें मान रखा जाता के 3 वर्ग मुख्य रूप से बाजार के 7 बराबर प्रशासन, इसके अंदर यातायात के यानी इस प्रकार उन्होंने उनके आधार पर नामांकन रखा और के 3 का मान सबसे बड़ा उन्होंने प्रतिपादित किया और उसी के आधार पर उनका एक पदानुक्रम डिसाइड कर दिया और उस पदानुक्रम के अकॉर्डिंग ही उन्होंने जैसे 1, 3, 9, 27 और 81, 243 के आधार पर यानी एक बाजार का सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया। तो बाजार के सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिस्टोलर ने अपना जो सिद्धांत दिया केंद्र स्थल सिद्धांत, और उस केंद्र स्थल सिद्धांत में एक कॉन्सेप्ट है बाजार का सिद्धांत। उसमें वैल्यू रखेगी के बराबर 3 और के 3 का मान सर्वाधिक होता है और उसमें जो वृद्धि होती है उसमें गुणात्मक वृद्धि देखने को प्रमुख रूप से इसके अंदर मिलती है। तो इसमें गुणात्मक वृद्धि 3, 1, 3, 9, 27, 81, 243 के गुणांक के अंदर प्रमुख रूप से इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये हो गया कौन सा बाजार का सिद्धांत।
अब आता है प्रधान शहर या प्राइमेट सिटी क्या है। तो प्रधान शहर या प्राइमेट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मुख्य रूप से प्रधान नगर का जो प्रतिपादक है वो है मार्क जैक्सन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, यानी प्रधान नगर का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्क जेफरसन को दिया जाता है। उन्होंने बताया देश का प्रथम श्रेणी का जो नगर होता है उसको प्रधान नगर के रूप में परिभाषित किया जाता है, और नगर के अंदर किसी भी देश का द्वितीय कोटि का जो नगर होता है उसके अंदर 3 गुना क्या होती है, बेसिकली वृद्धि देखने को इसके अंदर मिलती है। तो इस प्रकार प्रधान नगर सामान्यतः व्यापारिक, राजनीतिक गतिविधियों और आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र होता है, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन भी प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो प्रधान नगर क्या है, प्रधान नगर की जो संकल्पना है मार्क जेफरसन महोदय ने दी, और जेफरसन ने बताया कि देश के अंदर यानी प्रथम श्रेणी का जो नगर होता है वो प्रधान नगर कहलाता है, और उसके अंदर नीचे की तरफ आते हैं तो उसके अंदर जनसंख्या के अंदर घटाव देखने को मिलता है, और प्रधान नगर के अंदर यानी कई प्रकार की सुविधाएं देखने को मिलती है। प्रधान नगर सामान्यतः व्यापारिक है, राजनीतिक है, गतिविधियों, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र होता है प्रधान नगर। तो प्रधान नगर का कॉन्सेप्ट भी अपना यानी इसके अंदर कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सांस्कृतिक नगर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सांस्कृतिक नगर का यदि कॉन्सेप्ट देखें तो सांस्कृतिक नगर प्रमुखतः प्राचीन काल में शिक्षा और धार्मिक जो विभिन्न प्रकार की शिक्षा होती थी और उन शिक्षा केंद्रों के आसपास जनसंख्या का दबाव बढ़ना प्रारंभ हो जाता था। धीरे धीरे वो नगरीय क्षेत्र में धीरे धीरे विकसित होने लग जाता था। तो ऐसा जो नगर होता है जो मुख्य रूप से धार्मिक व वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति के आधार पर वहां जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है, और उस जमाव से जिस नगर का व्युत्पत्ति होती है वो सांस्कृतिक नगर के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है। तो सांस्कृतिक नगर के अंदर देखें तो कई प्रकार के सामाजिक संगठन, धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। नगरों के अंदर कलात्मक सुविधाओं प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। ये जो नगर होते हैं बेसिकली सांस्कृतिक नगर या तो किसी गिरजाघर के पास स्थापित होंगे, या किसी मंदिर के पास स्थापित होंगे, या किसी मस्जिद के पास में, यानी जनसंख्या का दबाव बढ़ते बढ़ते वो नगर के रूप में विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे प्राचीन काल के नगरों में बात करें, जैसे उज्जैन है या मथुरा वाराणसी है, ये जो नगर थे, या प्राचीन काल के अंदर देखें हरिद्वार, ऋषिकेश है, या मक्का मदीना है, या जेरूसलम है, ये जो नगर है प्राचीन काल के यानी एक सांस्कृतिक नगर थे जो धार्मिक स्थानों पर मुख्य रूप से क्या जनसंख्या के आवासित होने के कारण इन नगरों का प्रमुख रूप से क्या है विकास हुआ। इसी प्रकार प्राचीन काल में जो शिक्षा के केंद्र थे, चाहे वो तक्षशिला हो चाहे नालंदा हो, वहां पर भी क्या जनसंख्या का यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, तो वह उस क्षेत्र में भी शिक्षा के हब की वजह से प्राचीन काल में नगरों का विकास हो गया। जैसे उसके अंदर उदाहरण में देखना चाहें तो जैसे प्राचीन काल के शिक्षा के अंदर वाराणसी भी था, इसके अलावा इलाहाबाद है, तक्षशिला, ये प्राचीन काल के शिक्षा केंद्र थे। और वर्तमान में भी कई नगर हैं वो शिक्षा नगरी के रूप में विकसित हुए हैं। जैसे अपने राजस्थान संदर्भ में देखें तो सीकर है या कोटा है, शिक्षा का एक केंद्र के रूप में उभरा है। या हम बात करते हैं अपने चूरू यानी राजगढ़ के पास पिलानी है, वो भी शिक्षा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अलावा रुड़की नगर भी यानी इसके अंदर यानी विकास हुआ है। इसके अलावा विश्व में देखिए तो कैम्ब्रिज नगर है, ऑक्सफोर्ड नगर है, ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो ये आ जाता है सांस्कृतिक नगर जो किसी धार्मिक यानी शिक्षा केंद्र, धार्मिक शिक्षा जो केंद्र होते हैं उस पर विकसित होते हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो चाहे यानी
अन्य प्रकार की शिक्षा हो, वहां के आसपास जनसंख्या का बसाव जैसे नगर बन गया और वो एक खास विशेष यानी सांस्कृतिक दृष्टिकोण लेता है, शिक्षा का हब बन जाता है, उसी को ही सांस्कृतिक नगर के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं और प्रश्न आता है भारत में जनगणना। तो पहले तो जनगणना से क्या तात्पर्य कि जनगणना से तात्पर्य यानी प्रति वर्ष जो यानी 10 वर्ष के बाद में यानी भारत में, क्योंकि जनगणना केंद्र सरकार या जनसंख्या केंद्र सूची का विषय है, उसके अंदर जनगणना केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक यानी 10 साल बाद में की जाती है और जनगणना महानिदेशक के नेतृत्व में। तो भारत के अंदर जनगणना का इतिहास का अवलोकन करें तो भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। किस केस में? लॉर्ड मेयो केस में। हालांकि उसमें जो जनगणना हुई थी वो कोई व्यवस्थित रूप से जनगणना नहीं थी या संपूर्ण भारत में जनगणना उसमें नहीं हो पाई थी। उसके बाद यानी 1981 से कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर जनगणना प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना की जाती है। तो 1972 के अंदर जो लॉर्ड मेयो केस में जो जनसंख्या हुई थी उसमें भारत की जनसंख्या लगभग 20.3 करोड़ थी, जो बढ़कर 1901 के अंदर जनगणना हुई उसके अंदर 23.84 करोड़ जनसंख्या यानी कब होगी? 1901 के अंदर। और वही जनगणना यानी प्रत्येक 10 साल बाद में यानी कंटिन्यू प्रोसेस में होती थी। तो 1911 के अंदर 25.21 करोड़ हो गई और 1921 में एक ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक था जिसमें 25.21 करोड़ से वापस घटकर यानी 25.13 करोड़ जनसंख्या होगी। लगभग 6 से 7 लाख जनसंख्या उस दौरान यानी प्रमुख रूप से घटी। उसके बाद 1900 यदि हम 51 की बात करते हैं 36.11 करोड़ जनसंख्या होगी। 1981 में 68.33 करोड़ जनसंख्या होगी। उसके बाद 2001 में यानी 102.5 करोड़ और अब वर्तमान में 121 लगभग 6 करोड़ जनसंख्या हो गई है। तो भारत के अंदर जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 साल बाद की जाती है और जनगणना के आधार पर यानी जनसंख्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के यानी विकासात्मक कार्यों के अंदर जन कल्याणकारी कार्यों में उनके अंदर गणना का हम आंकड़ों का विश्लेषण कर उसमें अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया भारत की जनगणना। अब अंतिम प्रश्न आ गया और अंतिम प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। और इसके अंदर देखें भारत के जयपुर नगर का प्लान कब किसने कैसा है और इसके अंदर यानी किस प्रकार का कार्य योजनाएं अपनाई गई, कितने किस तरीके से बनाई गई। तो थोड़ा सा एक दिमाग में एक इमेज लगाना है कि मैंने पहले कल भी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था भी जयपुर यानी अभी इसी से पहले भी हमने बात की थी कि जो जयपुर का जो विन्यास है वो आयताकार ग्रिड जैसा है और ग्रिड आयताकार रूप लिए हुए है जिसका जो निर्माण सवाई जयसिंह ने 1727 में मुख्य रूप से क्या है विद्याधर जो भट्टाचार्य थे उसके इंजीनियर उसकी देखरेख के अंदर इसका नक्शा बनवाया गया। उसी के आधार पर आयताकार और ग्रिड रूप में इसको यानी विकसित किया गया और उसका किस प्रकार का प्लान है, कहाँ कहाँ व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, कहाँ शैक्षिक शिक्षा के केंद्र हैं, कहाँ आवासीय कॉलोनियां हैं और कहाँ शिक्षा के केंद्र हैं और उसके आधार पर वहाँ की व्यवस्था का आपको इसके अंदर अध्ययन करना है। जिस प्रकार हमने कल चंडीगढ़ नगर के अंदर प्रमुख रूप से थोड़ा सा डायग्राम बनाकर उसके अंदर या उनके सेक्टरों का, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का, शिक्षा के केंद्रों का, औद्योगिक नगरों का और वहाँ कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है उनकी लोकेशन हमने देखी थी और उसी के आधार पर आपको यानी उसी बेस बनाकर जयपुर नगर का प्लान भी आपको इनका विस्तार से अध्ययन करना है। तो देखिए ये मेरे दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हालांकि ये जो नगरीय भूगोल है मैं नहीं पढ़ाता हूँ लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है जो मेरे को जैसा आ रहा था उसमें से कुछ आपको बताने की कोशिश की है। तो इसके अंदर यदि हम देखें तो पिछले 3 सालों की जो
पेपर हैं वो कम्युनिटी के अंदर डाल दूंगा। उस पेपरों का विश्लेषण उसके अंदर 2021 के अकॉर्डिंग बड़े प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं 5-7 प्रश्नों उसमें पे टिक मार्क कर देंगे, ताकि उससे आपको और थोड़ी सुविधा इसके अंदर मिलेगी। तो इसी के साथ अपना चारों पेपर हैं, नगरीय भूगोल और इसके अलावा औद्योगिक भूगोल, भारत का वृहद भूगोल और कृषि भूगोल के ए और बी पार्ट है वो लगभग क्या अपने समाप्त हो गए। जैसे मेरे को समय लगेगा तो उसके बाद अपने यानी सी पोर्शन के अंदर हालांकि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी 5 यूनिट में से एक बड़ा प्रश्न करना है, फिर भी अपने 5 से 7 क्वेश्चनों को लेते हुए, क्योंकि बड़े प्रश्न जब तैयार करते हैं तो उसका एक बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि उसके अंदर यानी अपने छोटे और मंझले प्रश्न है वो तैयार होते हैं। तो मेरा तो ये रहता है कि बड़े प्रश्न बढ़िया तरीके से तैयार करवा दो, उसमें से बीच में छोटे प्रश्न कहाँ से बनते हैं उन प्रश्नों को इंडिकेट कर देते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि छोटे प्रश्न कई बार क्या होता है बीच में से प्रश्न उठा के दे देते हैं, अपने कोशिश करते हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन इन प्रश्नों में को छोड़ते हुए एग्जामिनर यानी अपने हिसाब से प्रश्नों को बीच में से निकाल के बना लेता है, उससे बड़ा थोड़ा सा एक लॉस होता है। तो इसलिए विद्यार्थी बड़े प्रश्न भी 7 से 8-10 प्रश्न तैयार करें। और वैसे भी मैंने बता दिया आदमी का विजन है वो बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। जैसे इसका आपने बढ़िया तरीके से तैयारी की तो आगे नेट की तैयारी में ये सहायक रहेगा, या आगे स्कूल लेक्चरर का आप एग्जाम दोगे तो उसमें भी ये चीजें बेसिकली कहीं ना कहीं आपको सरवाइव करेगी, वो चीजें यहाँ काम आएगी। तो इसलिए सिलेबस को तो लगभग पूर्ण करना चाहिए बढ़िया तरीके से, लेकिन चूंकि एग्जाम है उस दृष्टिकोण से मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपको प्रकाश डाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका फायदा भी मिलेगा। दूसरी बात इसकी थोड़ी सी घर पर यदि हम प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बता दिया पेपर 1.5 घंटे का है, प्रश्न यानी लगभग 7 और 3 10 और 11 प्रश्न है, जिसमें एक बड़ा है और 3 यानी बीच के हैं जिसमें 200 से 250 शब्द सीमा है और 7 लगभग यानी छोटे क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों के मार्क्स भी तो यानी थोड़े बढ़ने वाले हैं, तो बढ़िया तरीके से करोगे तो बढ़िया स्कोरिंग बन सकता है। और मैंने पहले भी बताया था नगरीय भूगोल में सबसे ज्यादा पिछली बार ड्यू रहे थे, मेरे को पता नहीं हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन यानी इजी मेरे को ये महसूस हुआ। हालांकि कुछ प्रश्नों को मैंने पढ़ा नहीं लेकिन फिर भी उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसी के साथ क्या है आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।